चैप्टर 11। क्या उसका सामना एक शरारती बच्चे से हुआ? यून जियाओक्सियाओ की नजर एक बार फिर कमरे पर पड़ी। बहुत भद दी, उसे इसे और साफ करने की जरूरत थी। शिक्षित युवा यून, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। प्रारंभ में यू शियाओक्सियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो यू शियाओक्सियाओ को एहसास हुआ कि वह शिक्षित युवा यून थी, जिसे यहाँ के लोग संदर्भित करते थे। क्या हुआ? छोटे लड़के ने तुरंत कहा। यह दाशु था। उसने दाबाओ और जियो बाओ को नए कपड़े पहने हुए देखा और दाबाओ से उसे पहनने के लिए उन्हें उतारने की मांग की। दाबाओ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने दाबाओ के कपड़े छीनने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि दाबाओ अक्सर उसके घर पर खाना खाते हैं ताकि कपड़े भोजन के भुगतान के रूप में गिने जा सकें। फिर उसने दाबाओ को जमीन पर धकेल दिया। वह उनके घर पर खाना खाता है। क्या यह दाशु मुख्य मेल लीड का भतीजा है? वह दाबाओ और उसके भाई का चचेरा भाई भी है। चचेरा भाई अपने चचेरे भाई को धमका रहा है। वाह वाह! करीब जाने से पहले यू शियाओक्सियाओ ने जियो बाओ की दिल दहला देने वाली चीखें पहले ही सुन ली थी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। क्या हुआ? जैसे ही वह दाबाओ और जियो बाओ की ओर बढ़ रही थी, युन जियाओक्सियाओ की चाल काफी तेज थी। जैसे ही युन जियाओक्सियाओ पहुंचे, लोगों ने उनके लिए रास्ता बना लिया। एक छोटा लड़का युन जियाओक्सियाओ को देखकर डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया और युन जियाओक्सियाओ ने तुरंत उसके कपड़े पकड़ लिए। क्या तुम ही मेरे बेटे को धमका रहे हो? यू जियाओक्सियाओ, जो अभी भी माँ की उपाधि की आदी नहीं है, उन्हें थोड़ा अजीब लगा। जिस छोटे लड़के का कॉलर पकड़ा गया था उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक वह छूट नहीं सका। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी माँ को बुलाऊंगा। यह बालक उपद्रवी था। क्या उसका सामना किसी उपद्रवी से हुआ था? मेरे बेटे को धमकाना और तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ मुझे मारे। दा बाओ और जियो बाओ अपने चचेरे भाई को अपनी माँ द्वारा उठाए जाते देख अवाक रह गए। फ्लश फेस। यू जियाओक्सियाओ दाशु नाम के बच्चे को पकड़कर दा बाओ के पास आई, देखा कि उसके सिर से अभी भी खून बह रहा है। रुक गई। दाशु को गिरा दिया, दा बाओ को उठाया और उसके बगल में जियो बाओ से कहा, चलो घर चलते हैं। उसके सिर से अभी भी खून बह रहा था। जियो बाओ ने देखा कि उसकी माँ पहले से ही उसके भाई को घर ले जा रही थी। उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन कुछ कदमों के बाद वह लड़खड़ा गया, फिर से उठ गया और जल्दी से पकड़ लिया। दाशु जमीन पर गिरा हुआ उठा और बकझक करने के इरादे से घर की ओर भागा। अन्य बच्चे कुछ ने युन शियाओक्सियाओ का अनुसरण यह देखने के लिए किया कि दाबाओ और अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा था। दाबाओ, क्या दर्द होता है? क्या आपको चक्कर आ रहा है? मिचली आ रही है? युन जियाओक्सियाओ केवल रक्तस्राव को रोकने के लिए दवा खरीदने के लिए दाबाओ को अपनी बाहों में लेकर घर जाने के बारे में सोच सकती थी। दाबाओ पहले से ही थोड़ा अनीमिया से पीड़ित था और अब उसे रक्तस्राव हो रहा था। वास्तव में दाबाओ स्तब्ध था। उसकी माँ ने उसे नहीं मारा, उसके कपड़े गंदे करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया, शरारती होने के लिए उसे नहीं डांटा। इसके बजाय वह धीरे से उससे पूछ रही थी कि क्या दर्द हुआ। माँ, यह बहुत दर्दनाक नहीं है। उसे इतना दुख हुआ कि वह रोना चाहता था, लेकिन अपनी माँ को इस तरह चिंतित देखकर दाबाओ ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसके पिता ने कहा था, एक लड़का, एक असली आदमी, बिना आंसू बहाए खून बहाता है। छोटे बच्चे, तुम अभी भी बच्चे हो। जब दर्द होता है तो तुम्हें रोना चाहिए। युन जियाओक्सियाओ को ये बातें नहीं पता थीं। अगर दर्द होता है तो चिल्लाओ। तुम बच्चे हो। भविष्य में अगर हम ताकत से नहीं जीत सकते तो हम उन्हें मात दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं। आप सभी दाशु नामक एक के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं, उसने कहा। यू जियाओक्सियाओ ने समझाना जारी रखा कि दूसरों को कैसे मात देनी है। दा बाओ ने सुना, थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन उसने भी सुना। उसकी माँ का कुछ मतलब समझ गया। यदि वे बलपूर्वक नहीं जीत सकते, तो वे अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ एकजुट हो सकते थे, या यदि वे जीत नहीं सकते थे तो वे भाग सकते थे।
क्या वे अपने दिमाग पर भी भरोसा कर सकते थे? अध्याय 12। शिक्षित युवा यू को इस बार नुकसान होने वाला है। युन शियाओक्सियाओ को अभी तक नहीं पता था कि उसका पाठ दा बाओ के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। जियो बाओ छोटे पैरों के साथ छोटे होने के कारण टिके रहने के लिए संघर्ष करते रहे। दा बाओ को ले जा रहे युन शियाओक्सियाओ ने जियो बाओ का इंतजार नहीं किया। जैसे ही वे घर पहुंचे, उसने दा बाओ को मुख्य कमरे में एक बेंच पर बिठा दिया। चुप रहो, मैं दवा लाने जा रही हूँ। युन जियाओक्सियाओ मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। उसने तुरंत अपना सेल फोन उठाया और आयोडोफो, मेडिकल गॉज और सूजनरोधी दवाएं खरीदने लगी। एक बार प्राप्त होने के बाद वह जल्दी से इन वस्तुओं को मुख्य कमरे में ले आई। भाई, क्या इससे दर्द होता है? जियो बाओ भी तब तक घर आ चुका था और कुछ अन्य बच्चे मुख्य कमरे में आ गए थे। बस थोड़ा सा सहन करो। दा बाओ ने देखा कि उसकी मां ने उसके घाव पर कई बार स्प्रे किया और उसे धुंध से धीरे धीरे पोंछा, जिससे वह तेज सांस लेने लगा। वह चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू घूम गए। वेरी लाउडली क्राइंग, यह बहुत दुखदाई था। खून पोंछने पर उसके माथे पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया। मेडिकल गॉज से लपेटने से पहले उसने उस पर आयोडोफो छिड़का। जियो बाओ, अपने भाई के लिए थोड़ा पानी ले आओ। जियो बाओ तुरंत पानी लाने के लिए दौड़ा। पानी एक दिन पहले उबाला गया था। यह सूजनरोधी गोली लो। दवा। दा बाओ दवा नहीं लेना चाहते थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडी लाऊंगा, आगे बढ़ो और इसे खाओ। दा बाओ ने कड़वी सूजनरोधी गोली अपने मुंह में रख ली। स्वाद उसके छोटे से मुंह में फैल गया, जिससे उसकी भौहें गहरी हो गईं। युन जियाओक्सियाओ ने कमरे से कई सफेद खरगोश दूध की कैंडी निकाली और एक दा बाओ को दी, फिर मुख्य कमरे में प्रत्येक बच्चे को एक एक वितरित की। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद आंटी। वे जानते थे कि यह व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी है, लेकिन इसके लिए राशन कूपन की आवश्यकता थी, और उन्होंने केवल रैपर ही देखे थे। उन्होंने पहले कभी व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी का स्वाद नहीं चखा था। दा बाओ और जियो बाओ की देखभाल के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक तरफ माहौल गर्म था, लेकिन दूसरी तरफ यह अलग था। माँ, माँ। दा शू उस ओर भागा जहाँ उसकी माँ काम कर रही थी। दा शू की माँ, तियानलेई के दूसरे भाई झाओ तियानहाई की पत्नी, पड़ोसी घर की एक लड़की थी। दा शू की माँ, जो काम कर रही थी, ने अपने बेटे की चीखें सुनी। तुम यहाँ क्यों आए? उसने कुछ समय पहले ही अपना काम शुरू किया था। जैसे ही दाशु अपनी माँ के पास आया, वह अचानक रोने लगा, छोटी चाची ने मुझे मारा। उन शब्दों पर दाशु की माँ हैरान रह गई। यू शियाओक्सियाओ ने उसके बेटे को मारा। चूंकि परिवार अलग हो गया था, तब तक शायद ही कोई संपर्क हुआ हो जब तक कि यह नए साल या अन्य त्योहारों के लिए न हो। यह कैसे हो सकता है जब युन शियाओक्सियाओ ने इतने अच्छे आदमी से शादी की थी? न केवल वह एक ईंट के घर में रहती थी, बल्कि उसे काम भी नहीं करना पड़ता था। वास्तव में क्या हुआ? युन जियाओक्सियाओ ने तुम्हें क्यों मारा होगा? उसकी आवाज थोड़ी तेज थी और आसपास काम कर रहे सभी लोगों ने उनकी बातचीत सुनी। विशेष रूप से भाभी झाओ, जो अपने भतीजे दाशु की ओर देखती थी। उसे डर था कि उसने दा बाओ और जियो बाओ को धमकाया होगा। चाहे कुछ भी हो, यू जियाओक्सियाओ अभी भी एक माँ थी जो अपने बेटों को धमकाए जाने पर चुपचाप खड़ी नहीं रहती थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि शिक्षित युवा युन घर पर नहीं थे। अन्यथा दाशु और उनके जैसे लोगों ने कभी भी इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की होती। दा बाओ और जियो बाओ के पास नए कपड़े हैं। उन कमीनों को अब भी पहनने के लिए नए कपड़े कैसे मिल सकते हैं? माँ, यह बहुत दर्द होता है, यहाँ सब कुछ लाल है। दाशु अपनी माँ को देखने देने के लिए झुक गया। दाशु की माँ बेटियों की तुलना में बेटों के प्रति कुछ हद तक पक्षपाती थी। अपनी कुदाल नीचे रखते हुए वह पास आए और वास्तव में लाल निशान देखा। चलो, युन जियाओक्सियाओ को ढूंढने चलें। माँ और बेटा युन जियाओक्सियाओ के घर की ओर बढ़े। इससे आसपास की कुछ कामकाजी महिलाओं ने चर्चा शुरू कर दी। शितो घर पर नहीं है। शिक्षित युवा युन को इस बार नुकसान होने वाला है। शादी होने के बाद से शिक्षित युवा यूं शायद ही खेतों में काम करता है।
दाशु की मां के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो सकता है जो नियमित रूप से काम करती है। चैप्टर 13 कमिंग टू द डोर। दरवाजे पर आकर भाभी झाओ ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मेरी दोनों भाभियां अधिक से अधिक बस कुछ शब्द बोलती हैं। उसे उन चीजों को करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो पूरी तरह से प्रयास और कोई इनाम नहीं थी। जहां तक लाओवा की पत्नी की बात है, भाभी झाओ उसके साथ केवल सती रूप से सामंजस्यपूर्ण थी। अगर वास्तव में कोई लड़ाई होती, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हारा या जीता। दोनों भाभीियों के दो दो बेटे थे, उसके विपरीत, जिनके एक बेटा होने से पहले 3 बेटियां थीं, और वह पहली बार में अपने ससुराल में अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकती थी। लामुआ की पत्नी द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद वह ऐसा कैसे कर सकती थी? कोई संघर्ष नहीं होगा। उसका बेटा जियो बाओ के समान उम्र का था। दाशु कभी कभी उसके बेटे को धमकाता था, और जब पूछताछ की जाती थी, तो लाओए की पत्नी बस इतना कहती थी कि यह बच्चे खेल रहे थे। इससे वह क्रोधित हो गई। क्योंकि इस बेटे के जन्म से पहले उसकी 3 बेटियां थीं, भाभी झाओ उससे बेहद प्यार करती थी। दाशु की माँ दाशु को साथ लेकर सीधे युन जियाओक्सियाओ के घर की ओर चल पड़ी। यू जियाओक्सियाओ, यहाँ से बाहर आओ। जैसे ही यह आवाज बाहर आई, मुख्य कमरा अचानक शांत हो गया। दाशु की माँ यहाँ है, युन जियाक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बेटे को मारा गया था, और वो उनकी तलाश में नहीं गई थी, फिर भी हमलावर को उसके दरवाजे पर आने की हिम्मत थी। माँ, दूसरी माँ यहाँ है। दूसरी माँ। दाशु की माँ की आवाज के बाद जल्द ही एक युवा महिला अपने साथ एक बच्चे को खींचते हुए अंदर आई। यू जियाओक्सियाओ, तुमने वास्तव में मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की, भुगतान करो। युन जियाओक्सियाओ, जिसे उसके पूरे नाम से संबोधित किया जा रहा है, ने दूसरे पक्ष को तिरस्कार से देखा। मुझसे मुआवजे के लिए पूछ रही हूँ। आपके बेटे ने मेरे बेटे का खून कर दिया। कौन जानता है कि उसे ठीक होने के लिए कितना मांस खाना होगा। मैं आपके पास नहीं आया, फिर भी आपने मेरे दरवाजे पर आने का दुस्साहस किया है, तो चलिए इस मुआवजे के बारे में बात करते हैं। दा बाओ, यहाँ आओ, हमारे दरवाजे पर आए शिकायतकर्ता को दिखाओ। वे मेरे बेटे को उसके कपड़ों के लिए धमका रहे हैं। अगर वह उन्हें नहीं देता है, तो वे उसे मारते हैं। बैंक लूटने क्यों नहीं जाते? मेरे दा बाओ के नए कपड़े भी मेरे हैं। मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने हैं, उसे पहनने की जरूरत क्यों है? वह अकेली बच्ची थी, चरित्र में अधिक स्वतंत्र थी, और जब वह छोटी थी तब से उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं थी। दाशु की माँ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यू जियाओक्सियाओ ने अपने बेटे को मारा था, वह खुद उसे मारना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यदि उसके बेटे को पीटा गया था, तो उसे युन शियाओक्सियाओ को मुआवजा देना होगा। मेरे बेटे के सिर को देखो, जो अब घायल हो गया है। यदि वह इस वजह से भविष्य में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकता है, तो यह आपका काम होगा, और आपको चिकित्सा खर्च, पोषण संबंधी खर्च, खोए हुए समय और यहाँ तक कि उसकी देखभाल करने की मेरी आवश्यकता के लिए भी मुआवजा देना होगा। दाशु की माँ ने यह भी देखा कि दा बाओ का सिर धुंध में लपेटा हुआ था। मेरे पास यहाँ एक गवाह है। किसी ने आपके बच्चे को मेरे दा बाओ और जियो बाओ को धमकाते हुए देखा था। फिर भी आपके बेटे का दावा है कि मैंने उसे मारा। क्या कोई सबूत है? कोई घाव है? यदि नहीं, तो आप और आपका बेटा मुझसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। दाशु की माँ, जो कभी नहीं जानती थी कि यह भाभी इतनी स्पष्ट और प्रेरक हो सकती है, अचंभित रह गई। दाशु ने दा बाओ और जियो बाओ को धमकाया। सही है, हमने इसे अपनी आंखों से देखा। ये बच्चे, जिन्हें युन शियाओक्सियाओ की व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी खिलाई गई थी, स्वाभाविक रूप से उसके लिए बोले। इसके अलावा, दाशु ने वास्तव में दा बाओ और अन्य लोगों को धमकाया था। यह तुम ही थे जिसने मुझे मारा, यह तुम ही थे। उन बच्चों को अपनी ओर इशारा करते हुए देखकर दाशु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और उसने युन जियाओक्सियाओ पर हमला कर दिया। लेकिन युन जियाओक्सियाओ चतुराई से एक तरफ हट गया, और दाशु जमीन पर गिर गया। चैप्टर 14 शी हैज ग्रीवेंसेस टू सेटल एंड स्कोर्स टू सेटल। शिकायत की भावना के साथ वह अचानक जोर से रोने लगा।
दाशु की माँ आगे बढ़ने में बहुत धीमी थी। दाशु को उठने में मदद करने के बाद वह युन जियाओक्सियाओ की ओर मुड़ी। आप सभी अंदर जाएं, युन जियाओक्सियाओ, जो पूरे समय दाशु की माँ पर ध्यान दे रही थी, ने बच्चों को घर में प्रवेश करने का निर्देश दिया। जब वह एक बच्ची थी, तो कुछ लड़के उसे धमकाते थे। इस बारे में जानने के बाद उसकी माँ, सुश्री फैन ने तुरंत उसे मार्शल आर्ट कक्षाओं में दाखिला दिलाया। वो कई सालों से मार्शल आर्ट सीख रही थी। वह चिल्लाई, मेरे बेटे को धमकाने की हिम्मत करो, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। युन जियाओक्सियाओ ने सहज रूप से रक्षात्मक रुख अपनाया, न केवल दाशु की मां पर लात मारी, बल्कि लगातार घूंसे भी मारे। हालांकि दा बाओ और जियो बाओ मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार पर पीछे हट गए थे, लेकिन उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। यह स्टेपमदा बहुत उग्र थी। वे खाना खाने गए दी, यह दावा किया कि वे छोटे भिखारी थे, फिर से भोजन की भीख मांग रहे थे। दाशु की माँ, जिसे लात मारी गई थी, ने हाथ बढ़ाने और यूं शियाओक्सियाओ के बाल पकड़ने की कोशिश की। ग्रामीण महिलाओं के झगड़े में यह सब बाल पकड़ने से शुरू होता है, लेकिन यूं शियाओक्सियाओ ने उसे कभी भी अपने बाल पकड़ने का मौका नहीं दिया। वह मुके और लातें मारती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि दाशु की मां उसके करीब न आ सके। कोई पहले से ही झाओ परिवार टीम के कप्तान को बुलाने गया था। सियाओक्सियाओ ने त्वरित जीत का लक्ष्य नहीं रखा था, लेकिन जानबूझकर दाशु की मां से निपटने के लिए लड़ाई को लंबा कर दिया। यह देखकर कि उस बच्चे ने दा बाओ और जियो बाओ को कैसे धमकाया, वह पहले भी अक्सर उन्हें धमकाती रही होगी। वह किसी बच्चे को धमका नहीं सकती थी, इसलिए वह दाशु की मां से अपना बदला लेगी, जो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे युन जियाओक्सियाओ ने निश्चित रूप से सराहा नहीं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए कमजोर स्थानों पर निशाना साधते हुए एक मुक्का उसके सामने मारा, दूसरा उसकी तरफ। दाशु की मां ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, युन जियाओक्सियाओ के बालों को पकड़ना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। दा बाओ और जियो बाओ दोनों चिंतित दिख रहे थे। अपनी मां को अपनी चाची के साथ लड़ते हुए देखकर दाशु दा बाओ को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जिन बच्चों ने पहले यू शियाओक्सियाओ से व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी का आनंद लिया था, वे खड़े होकर दाशु को अपनी निगरानी में दा बाओ और जियो बाओ को धमकाते हुए नहीं देख सकते थे। बच्चों ने दाशु के साथ मिलकर उसकी पिटाई की, जिससे वह चिल्लाने लगा। अपने बेटे की चीखें सुनकर दाशु की मां मदद करना चाहती थी, लेकिन युन जियाओक्सियाओ ने उसे मौका नहीं दिया। यह काम पर जाने का समय था, और भले ही शरद ऋतु की फसल खत्म हो गई थी, गेहूं अभी भी पूरी तरह से बोया नहीं गया था। झाओ तियानले के प्रभाव के कारण युन जियाओक्सियाओ शायद ही कभी खेतों में काम करने गई थी। सीधे दया की भीख मांगने से पहले बच्चों पर हमला। अचानक तेज कदमों की आवाज आई और अगले ही पल एक कठोर आवाज सुनाई दी, रुको, इसे बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने मांग की। हंगामा देखने के लिए टीम लीडर के पीछे आई भीड़ ने महिलाओं और बच्चों को लड़ते देखा। दादाजी, भाई का बहुत खून बह रहा है, बहुत खून। जियो बाओ कैप्टन झाओ से नहीं डरता था, और जैसे ही उसने उसे देखा, दा बाओ के पट्टीदार सिर की ओर इशारा करते हुए रोने लगा। चैप्टर 15, कुछ स्थितियां हैं जहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। टीम लीडर झाओ ने तभी देखा कि दा बाओ का सिर धुंध में लिपटा हुआ था, और आगे देखे बिना उन्हें पता चल गया कि उनके सिर पर चोट लगी है। दादाजी, दाशु ने भी भाई के कपड़े चुराए थे। टीम लीडर झाओ ने तभी अपने दोनों पोतों को नए कपड़े पहने हुए देखा, हालांकि कपड़े कुछ गंदे थे। पिताजी, यह वे माँ और बेटे थे जिन्होंने हमारे दाशु को धमकाया था। यह यूं शियाओक्सियाओ था जिसने दाशु को मारा था। दाशु की मां को जाने देने के बाद युन शियाओक्सियाओ ने अपने कपड़े ठीक किए। पिताजी, वे कहते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी के लिए घरेलू विवादों को सुलझाना मुश्किल है। लाओसान की पत्नी का स्वभाव उग्र है, लाओई की पत्नी का भी। लेकिन अब लाओसन घर पर नहीं है। उसके जाने से पहले उसने उनसे अपनी पत्नी और बेटों का अतिरिक्त ख्याल रखने के लिए कहा था।
टीम लीडर झाओ की लाओसन की पत्नी के पूरे साल खेतों में काम न करने के बारे में कुछ राय थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सास ससुर लाओसन की पत्नी के प्रति इतने दयालु रहे हैं कि वे अभी भी उसे सालाना पैसे भेजते हैं। इससे एक ससुर के रूप में उनके लिए टिप्पणी करना मुश्किल हो गया। पिताजी, आइए बस सच सुने। यूं शियाओक्सियाओ ने एक बच्चे को खींच लिया, मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और लड़के से कहा, हमें बताओ कि अभी क्या हुआ। हमसे बचने के लिए इसमें शामिल पक्ष कहानी को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इतना कहने के साथ ही श्रीमती झाओ अंततः पहुंचे। यह सुनकर कि कुछ पोते लड़ रहे थे, लाओई की पत्नी और लाओसन की पत्नी भी लड़ने लगी। श्रीमती झाओ अभी भी जियाओक्सियाओ के बारे में चिंतित थी, क्योंकि जियाओक्सियाओ ने इन वर्षों में शायद ही कभी खेतों में काम किया था। वह लाओ की पत्नी के खिलाफ कैसे जीत सकती थी जो नियमित रूप से काम करती थी। लाओसन के घर पहुंचने पर उसने देखा कि लाओसन की पत्नी के बाल गंदे नहीं थे और न ही उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। इसके बजाय दाबाओ के सिर पर सफेद धुंध विशेष रूप से चमक रही थी। सभी दर्शकों ने एक ही समय में दाशु को तिरस्कार पूर्वक देखा। दाबाओ के नए कपड़े चुराए और दाबाओ से कई साल बड़े होने के कारण उसने बिल्कुल भी बड़े भाई की तरह व्यवहार नहीं किया। पिताजी, दाशु अभी भी युवा है और पहले से ही कपड़े चुराने की हिम्मत कर रहा है। क्या होगा अगर वह बैंक लूटने के लिए पर्याप्त साहसी हो जाए? तो आप कभी नहीं जानते, आपको दाशु के पिता को उसे अच्छी तरह से सिखाने देना चाहिए। इन उत्तेजक शब्दों ने टीम लीडर झाओ को कुछ हद तक परेशान कर दिया। चेहरा बचाने में असमर्थ चचेरे भाई एकजुट होने के बजाय आपस में लड़ रहे थे। टीम लीडर झाओ ने दाशु से सख्ती से कहा, दाशु, माफी मांगो। इसके साथ ही वह बाहर भाग गया। पिताजी और माँ वास्तव में पक्षपाती हैं। ऐसा कहने के बाद दाशु की माँ भी दाशु का पीछा करने के लिए बाहर भागी। पक्षपाती, यह स्पष्ट है कि वे दाशु और उसकी मां का पक्ष लेते हैं। दाबाओ को तब तक पीटा गया जब तक उनका खून नहीं निकल गया, केवल माफी मांगने से क्या फायदा। जब जियो बाओ ने दादाजी को बुलाया तब उन्हें एहसास हुआ कि दाशु मुख्य अभिनेता का भतीजा है। तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ। दर्शक, यह जानते हुए कि अब देखने के लिए कोई नाटक नहीं है, जल्दी से काम पर वापस चले गए। उन्होंने टीम लीडर के परिवार के चुटकुले देखे थे। अन्य बच्चे भी जल्दी से चले गए। अचानक केवल टीम लीडर झाओ, उनकी पत्नी और यून शियाओक्सियाओ और उनके 2 बेटे ही बचे थे। दाबाओ, क्या इससे दर्द होता है? श्रीमती झाओ तेजी से आगे बढ़ी, दाबाओ के सिर को देखने के लिए थोड़ा झुक गईं, सोच रही थी कि उस धुंध में कितना खून लग गया है। दाबाओ ने तुरंत श्रीमती झाओ की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। दादी, अब दर्द नहीं होता। लाओसन की पत्नी, मैं लाओए से दाशु की देखभाल करवाऊंगा। टीम लीडर झाओ ने हल्के से खांसते हुए बहुत शर्मिंदा होकर कहा, क्योंकि उनके सबसे बड़े पोते ने बेशर्मी से दाबाओ के कपड़े चुराए थे, खासकर लाओसन की पत्नी के सामने। वास्तव में मुझे दाशु के स्वभाव को ठीक से समायोजित करने के लिए लाओए से बात करनी चाहिए। चचेरे भाई के रूप में उसे दाबाओ की देखभाल करनी चाहिए, न कि उसके कपड़े चुराने चाहिए। कौन जानता है कि उसने पहले भी कितनी बार ऐसा किया है। चैप्टर 16 स्क्वाड्रन की चर्चा बन गई। भविष्य में वह भटक न जाए, इसके लिए तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। आखिरकार वो हमारे झाओ परिवार का सबसे बड़ा पोता है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लाओसन की पत्नी को कमतर आंका था, जिनकी बयानबाजी काफी जबरदस्त थी। लाओए की पत्नी का उसके जाल में फंसना अब इतना अजीब नहीं लगता था। दरअसल लाओए की पत्नी इस तथ्य पर भरोसा कर रही थी कि दाशु उनका सबसे बड़ा पोता था और अहंकारी व्यवहार कर रहा था, अन्य पोते पोतियों को धमका रहा था। हाँ, हम उसके सुधार की निगरानी करेंगे, मुझे अब काम पर जाने की जरूरत है। कैप्टन झाओ भी काम पर चले गए, लेकिन श्रीमती झाओ ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने दाबाओ को करुणा से देखा। उसने उन नए कपड़ों पर भी ध्यान दिया जो दोनों पोते पहने हुए थे। क्या लाओसन की पत्नी ने वास्तव में दाबाओ के लिए नए कपड़े और यहाँ तक कि नए जूते भी बनाए थे?
ऐसा लगता था कि उसने उन्हें नहलाया भी था। उनमें से एक खुशबू आ रही थी। सियाओक्सियाओ ने जो साबुन खरीदा था उसमें ताज़ा खुशबू थी। दादी, कुछ कैंडी लो। जियो बाओ ने अपनी जेब से श्रीमती झाओ को एक सफेद खरगोश दूध कैंडी की पेशकश की। श्रीमती, इस पर झाओ एक पल के लिए रुका। सफेद खरगोश दूध कैंडी, क्या लाओसन की पत्नी के पास भी यह कैंडी थी? दादी को कैंडी पसंद नहीं है, जियो बाओ, आप इसे खा लें। जैसे ही जियाओक्सियाओ ने यार्ड की सफाई खत्म की, वह पीछे मुड़ी और इस पूरे दृश्य को देखा। माँ, तभी श्रीमती झाओ ने जियाक्सियाओ की ओर देखा। लाओसन की इस बहू के प्रति मिश्रित भावनाएं महसूस कर रही थीं। जब उनका सबसे छोटा बेटा एक गुंडे के अलावा कुछ नहीं था, शिक्षित युवा संस्थान के सबसे सुंदर शिक्षित युवा से शादी करने का प्रबंध करना उनके लिए एक खुशी की बात थी। श्रीमती झाओ के होंठ कुछ बार हिले जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हों, लेकिन अंत में उन्होंने अपने शब्दों को निगल लिया। माँ, मेरे परिवार ने मेरे लिए कुछ खाना भेजा है, मैं उसे लेने जाऊंगा। जियो बाओ, दरवाजा बंद करो। खाना, क्या वह उसे देने की योजना बना रही थी? जियो बाओ तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ा। दादी, श्रीमती झाओ ने घर जाने की योजना बनाई, लेकिन बाकी सब कुछ इतना व्यस्त होने के कारण उन्होंने घर पर कुछ घरेलू काम करने का फैसला किया। दा बाओ और जियो बाओ को देखने के बाद उसने लौटने की योजना बनाई। शिशु फॉर्मूला, उसने उनमें से प्रत्येक के लिए एक कटोरा मिलाया। मुझे यह नहीं चाहिए, दा बाओ को और पीने दो, जियो बाओ ने कहा। यह पहले से ही मिश्रित है, बस इसके थोड़ा ठंडा होने की प्रतीक्षा करें, फिर आप इसे पी सकते हैं। दूध की गंध हवा में फैल गई। एक दिन मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था, और वह माँ ही थी जिसने दा बाओ और जियो बाओ की देखभाल की थी। दोनों बच्चे दूध पाउडर के कटोरे के सामने बैठे थे, उनकी आंखें भाप के मिश्रण पर टिकी थीं और लार निगल रही थीं। माँ, यह एक नए प्रकार का अंडे का केक है, इसे आजमाएं। लाओसन की पत्नी कब इतनी उदार हो गई थी? क्या यह अजीब नहीं था? आप पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। कुछ दिन पहले, जब दा बाओ और जियो बाओ उसके घर पर खाना खाने आए थे, तो उसे इसके बारे में पता चला। उसने सोचा था कि लाओसन की पत्नी दो बच्चों को खिलाने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, मुझे सर्दी और बुखार था। दादी, यह अंडे का केक सचमुच स्वादिष्ट है। श्रीमती झाओ ने विनम्रता का कोई दिखावा नहीं किया, दूध पाउडर पिया और अंडे का केक खाया। लाओमा की पत्नी इसे जाने नहीं देगी, सावधान रहें। श्रीमती झाओ लाओए की पत्नी को अच्छी तरह से जानती थीं। झाओ परिवार के 3 बेटों में से श्रीमती झाओ लाओसान को सबसे अधिक पसंद करती थीं, और इस प्रकार उन्हें अच्छे व्यवहार वाले दा बाओ और जियो बाओ से भी लगाव था। ठीक है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। श्रीमती झाओ ने दा बाओ को पोषण देने के लिए उसके लिए 1 दर्जन अंडे वापस लाने की योजना बनाई। उसका बहुत खून बह चुका था। हालांकि लाओसन की पत्नी के पास काफी भोजन था, फिर भी वह उसका अपना था। श्रीमती झाओ को विदा करने के बाद जियाक्सियाओ ने दोनों युवा लड़कों को अपने कमरे में वापस जाकर लेटने के लिए कहा और अस्थायी रूप से उन्हें बाहर खेलने के लिए जाने से मना किया। लेकिन दोपहर तक दा शू की माँ और शियाओक्सियाओ के बीच की लड़ाई टीम में चर्चा का विषय बन गई थी। शिक्षित युवा यून ने दा शू की माँ के साथ लड़ाई की और वास्तव में जीत हासिल की। दा शू की माँ कुछ हद तक चतुर थी। चैप्टर 17, लविंग मीट कोई समस्या नहीं। दा शू ने दा बाओ को धमकाया, दा बाओ के नए कपड़े चुराने की कोशिश की, और दा बाओ का खून बहाया। उसने कहा। झाओ तियानहाई दोपहर तक काम से वापस नहीं लौटा था जब उसने इसके बारे में सुना। वह सीधे घर आया और दा शू की पिटाई की, यह सोचकर कि जब लाओसन वापस आएगा और उसे इस बात का पता चला तो वह गुस्से में था। दा शू दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे पीटा जा रहा था। दा शू की मां ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर कैप्टन झाओ ने उसे रोक दिया। भाई झाओ और भाभी झाओ ने हस्तक्षेप नहीं किया। इस जोड़े ने पहले अपने भतीजे को अपने बेटे को पीटते हुए देखा था। यह सिर्फ दा शू के लिए पिटाई नहीं थी, उसे दोपहर का भोजन भी नहीं मिला और वह खुद बिस्तर पर सोने के लिए रोने लगा। दा शू की मां अपने बेटे के लिए और भी अधिक दुखी थी।
उसे खुद अभी भी लाओसन की पत्नी द्वारा पीटे जाने का कुछ दर्द महसूस हो रहा था। यह पिटाई व्यर्थ नहीं होने वाली थी, उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यहाँ तक कि उसके अपने पति ने भी कोई मदद नहीं की, उसने बस अपने पिता की बात सुनी और दाशु को पीटा। खाने का समय हो गया है। भाई जियो हाय, आपने दाशु को इतनी जोर से क्यों मारा? झाओ तियानहाई अपनी पत्नी की ओर देखा, आप लाओसान के बारे में भूल गई होंगी। लाओसान, उसके बहनोई। दाशु ने एक बार दा बाओ का खाना चुरा लिया था, और जब बहनोई ने यह देखा, तो उसने तुरंत दाशु की पिटाई कर दी। उस समय, उसने एक तमाशा बनाया था, उसके बहनोई ने उसे चकमा दिया लेकिन अंत में उसके पति की पिटाई कर दी। इससे वह सदमे में हौंफने लगी। तुम बेकार चीज हो। वह अपने दूसरे भाई को मारने में शर्माती नहीं थी, जो इस दौरान नए कपड़े नहीं पहनता है। छुट्टियां और फिर भी दिखावा। हर साल कपड़े के बहुत कम टिकट होते थे, पूरे साल के लिए परिवार के लिए नए कपड़ों का सेट बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं। यून शियाक्सियाओ दोपहर के भोजन को लेकर परेशान थी। हाथ में बैंगन के साथ वह कौन सा स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती थी? कुछ सरल और सुविधाजनक। नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है? पकौड़ी आधे अधूरे उत्पाद चलेंगे। लेकिन दो छोटे बच्चों ने उससे पूछा कि वह मांस बेचने के लिए शहर क्यों नहीं गई थी, मांस कहाँ से आया? बच्चे छोटे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे बहुत चालाक होते हैं। हो सकता है कि तेल में तले हुए बैंगन को भून लें, फिर कुछ अंडे के नूडल्स बना लें। भाई, मुझे फिर से भूख लगी है, जियोबाओ ने छोटे बिस्तर पर बैठकर अपने भाई से बात करते हुए कहा, जो जाग गया था लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसने नाश्ते में बहुत कुछ खाया था, और उसकी माँ ने उन्हें दूध पाउडर और अंडा केक दिया था, लेकिन वह फिर से भूखा था। चलो चलते हैं, माँ को देखो। दा बाओ युन शियाओक्सियाओ से उतना डरा हुआ नहीं था जितना वह कल था। उन्होंने कल से अब तक कई स्वादिष्ट चीजें खाई थीं। अपने भाई को बिस्तर से उतरते देख, जियो बाओ भी नीचे खिसक गया, अपने कपड़े के जूते पहनने के लिए नीचे बैठ गया, और अपने भाई के पीछे पीछे चल दिया। वह दा बाओ और जियो बाओ को देखने के लिए मुड़ी। आप यहाँ क्यों हैं? मैं माँ को आग जलाने में मदद करूंगा, दा बाओ ने कहा। यूं जियाओक्सियाओ असहाय महसूस कर रही थी और कहना चाहती थी कि यह आवश्यक नहीं था, लेकिन दा बाओ ने पहले ही कुशलता से आग जला दी थी। आप क्या खाना पसंद करते हैं? उसने बच्चों से उनकी पसंद पूछी, अन्यथा उसे नहीं पता होता कि और क्या पकाना है। ऑनलाइन बहुत सारे विकल्प थे, वह कुछ ऐसा चुन सकती थी जिसके लिए प्रशीतन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके पास फ्रिज नहीं था, और कई वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता था। मुझे मांस पसंद है, जियो बाओ ने आग के पास लंबी बेंच पर बैठे हुए कहा, कल की तुलना में बहुत अधिक जीवंत। मांस खाना। बच्चों को मांस खाना पसंद था, खासकर उस युग में जब इसके लिए टिकट की आवश्यकता होती थी। मांस खाना कोई मुद्दा नहीं था। और आप, दा बाओ, भरपूर होना ही काफी है। बस भूखा न रहना ही काफी था। यह अनुरोध कुछ हद तक मामूली था। दोनों अभी भी युवा थे और बहुत सी चीजें नहीं खा सकते थे। इसके अलावा, वे उस उम्र में थे जहां वे गलती से कुछ ऐसा कह सकते थे जिससे दूसरों में संदेह पैदा हो सकता था। दा बाओ, जियो बाओ, जब आप खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो आप किसी को नहीं बता सकते कि हमारे घर में दूध पाउडर और अंडे केक हैं। अगर वे हमारा खाना चुराने आए तो क्या होगा? चैप्टर 18 उसकी पहचान के बारे में संदेह पैदा करता है। एक बार जब वे शब्द कहे गए, तो दोनों छोटे बच्चों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मम्मी, हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। आज बस नए कपड़ों में खेलने के लिए बाहर जा रहे थे। दाशु ने उनके नए कपड़े छीन लिए। अगर उन्हें खाना बताया गया और उन्होंने इसे ले लिया, तो वे क्या खाएंगे? पिताजी घर पर नहीं थे, वे अभी भी छोटे थे, और माँ के पास बहुत कम ताकत थी। यूं शियाओक्सियाओ ने उन्हें लोगों के दिलों में व्याप्त द्वेष के बारे में बताना शुरू किया, यहाँ तक उदाहरणों का उपयोग करके भी, और दोनों छोटे बच्चों ने गंभीर चेहरों के साथ सुना। यूं शियाओक्सियाओ को पता नहीं था कि यह कहानी सुनने के बाद उनमें कितना बदलाव आएगा, और इसने उन्हें कई खतरों से बचने में भी मदद की। इसलिए जब हमें कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता होती है,
तो हमें कम प्रोफाइल रखनी चाहिए। यदि हमारे पास अच्छा भोजन है, तो हम इसके बारे में पूरे गांव को बताने के लिए चिल्ला नहीं सकते हैं, अन्यथा यह कुछ लोगों की ईर्ष्या को आकर्षित करेगा और वे हमारे घर में चोरी करने आएंगे। दा बाओ और जियो बाओ ने उत्साह से सिर हिलाया। उन दोनों को सिर हिलाते हुए देखकर यू जियाओक्सियाओ ने प्रतिबिंबित किया, बच्चे अभी भी काफी पढ़ाने योग्य हैं। बात बस इतनी है कि एक बार जब उनके पिता वापस आ जाएंगे, तो उन्हें उनसे अलग होना पड़ेगा। उस समय तक, भले ही वह बच्चों को ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि पुरुष नेतृत्व सहमत नहीं होगा। दोपहर के भोजन में अंडा नूडल्स था। माँ, यह नूडल्स स्वादिष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अंडा भी था, जो विशेष रूप से स्वादिष्ट था। यू जियाओक्सियाओ को पता था कि उसका खाना पकाने का कौशल केवल भोजन को ठीक से उबालने में सक्षम होने तक ही सीमित था। छुट्टियों और त्योहारों के दौरान अपनी माँ, सुश्री फैन की मदद करते हुए उसने अभी भी यही सीखा था। चलो बाद में जलाओ लकड़ी इकट्ठा करते हैं। वहाँ काफी जलाओ लकड़ी थी, लेकिन जलाने के लिए ज्यादा घास और मक्के के डंठल नहीं बचे थे। इसके अलावा, यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो करना था वह इस जगह से परिचित होना था। वह लोगों को उससे कुछ पूछने नहीं दे सकती थी और वह अनभिज्ञ थी, है ना? इससे दूसरों को उसकी पहचान के बारे में संदेह हो जाएगा। 3 लोगों का परिवार निकल पड़ा। शिक्षित युवा यून, आप सभी कहाँ जा रहे हैं? महिला सहायक पात्र, भले ही उसने मुख्य पुरुष नायक से विवाह किया था, फिर भी उसे उसी शीर्षक से बुलाया जाता था जब उसे ग्रामीण इलाकों में भेजा जाता था। आंटी, हम जलाओ लकड़ी लेने जा रहे हैं, दा बाओ ने उत्तर दिया। जलाओ लकड़ी उठा रहे हैं। दा बाओ द्वारा आंटी कहे जाने का मतलब लगभग 30 के दशक की एक महिला से था। शिक्षित युवा यूं, क्या दा बाओ के पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं? सभी ब्रिगेड की महिलाएं यून शियाओक्सियाओ से ईर्ष्या करती थीं। हालांकि झाओ शितोंग एक निकम्मा बदमाश था, लेकिन शिक्षित युवा यून से शादी करने के बाद उसने मूल रूप से यून शियाओक्सियाओ को कभी भी कार्य बिंदुओं के लिए फील्डवर्क नहीं करने दिया। यहाँ तक कि उनके घर की सब्जियां भी झाओ शितों द्वारा लगाई गई थीं। पुरुष नेतृत्व कब वापस आएगा? वह नहीं जानती थी। उसे कुछ दिनों में वापस आ जाना चाहिए। हम पहले जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे हैं, उसने उत्तर दिया। एक बार यू जियाओक्सियाओ और उसके बच्चे बहुत दूर चले गए, महिला ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इतना लोमड़ी। केवल झाओ शितों ही आप पर इतना मोहित हो सकता है। हमारी ब्रिगेड के कई शिक्षित युवा शहर लौट आए हैं। यदि वह शहर लौटना चाहती है, तो संभवतः उसे अपने जीवन काल में कभी मौका नहीं मिलेगा। उसे हमेशा हमारे साथ इस ग्रामीण इलाके में रहना होगा। यून जियाक्सियाओ ने ये तिरस्कारपूर्ण शब्द नहीं सुने। उसने जियो बाओ से पूछा, थक गई? जियो बाओ ने अपना सिर हिलाया, माँ, मैं थका नहीं हूँ। मेरा पेट भर गया है और ऊर्जा भी है। केवल छुट्टियों और त्योहारों के दौरान ही ग्रामीण लोगों को भरपेट खाना मिलता है। आमतौर पर, बहुत से लोग केवल तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट लगभग 70 या 80% तक भर नहीं जाता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, दा बाओ और जियो बाओ दोनों ने भरपेट खा लिया था। तभी यू जियाओक्सियाओ ने चारों ओर अच्छी तरह से देखा। वहां पहाड़ और नदियां थीं। जैसा कि कहा जाता है, पहाड़ों के पास होने पर पहाड़ों पर भरोसा करते हैं, और पानी के पास होने पर पानी पर भरोसा करते हैं। इसके बाद यह सबसे आदिम ग्रामीण इलाका था। सब यून जियाओक्सियाओ ने एक बार कुछ वर्षों के लिए पैसा कमाने के बारे में सोचा, फिर अपने माता पिता के साथ देहाती जीवन का आनंद लेने के लिए एक छोटा सा आंगन खरीदने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। चैप्टर 19, पत्नी को शांत करने के लिए खरीदारी। दाजू, आप यहाँ क्यों हैं? दा बाओ ने एक गंदे छोटे लड़के को देखकर हैरान होकर पूछा, जिसकी पैंट और शर्ट दोनों लटक रहे थे। इस समय, कई लोग घर पर खाना खा रहे होंगे। आंटी, दा बाओ, जियो बाओ। दूसरी पार्टी पर नजर डालने के बाद, यून जियाओक्सियाओ प्रतिबिंबित होने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ तक 21वीं सदी में भी, दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में अभी भी कई गरीब लोग थे, जिनके अनगिनत बच्चे स्कूल का खर्च उठाने में असमर्थ थे या पर्याप्त भोजन और गर्मी पाने में असमर्थ थे।
लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझे वापस ले जाने के लिए जलाओ लकड़ी का एक बड़ा बंडल लेने के लिए कहा था। लेकिन अब भोजन का समय हो गया है। तुम्हें बाहर आने से पहले खाना खा लेना चाहिए था, अन्यथा आपके लिए कोई भोजन नहीं बचेगा, उसने उत्तर दिया। दा बाओ को पता था कि दा झू की वर्तमान माँ उसकी सौतेली माँ थी। आइए हम सब मिलकर जलाओ लकड़ी इकट्ठा करें। शायद हमें कुछ जंगली फल भी मिलें। यू जियाओक्सियाओ ने छोटे और दुबले पतले दा झू को देखा, जो दा बाओ और उसके भाई बहनों से भी अधिक कठिन समय बिता रहा था। जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने वाली टीम को एक अतिरिक्त सदस्य मिल गया। पास में एक बांस का बाग था। यू जियाओक्सियाओ ऐसी चीजें इकट्ठा करना चाहता था जिससे आग लग सकती थी, और बांस की भूसी इसके लिए सबसे अच्छी थी। आप लोग यहीं से उठा लें, मैं जाकर देखूंगा कि क्या वहाँ कोई जंगली फल हैं। शरद ऋतु में कौन से जंगली फल हो सकते हैं? छोटे अंगूर। जब यू जियाओक्सियाओ चली गई, तो वह अपने साथ सब्जी की टोकरी भी ले गई, जिसे जियो बाओ ले जा रहा था। दा बाओ और जियो बाओ ने आज्ञाकारी रूप से बांस की भूसी और पत्तियां एकत्र की, जबकि दा झू ने कुछ ही दूरी पर जलाओ लकड़ी उठाए। भैया, माँ हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? जियो बाओ ने बांस की भूसी उठाते समय दा बाओ से पूछा। दोनों बच्चे युन जियाओक्सियाओ द्वारा त्याग दिए जाने से डरते थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी माँ उनके प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन दोनों भाई जानते थे कि उनकी माँ शहर लौटना चाहती थी। उसने यहाँ तक कहा कि उनकी वजह से वो वापस नहीं जा सकी। कुछ शिक्षित युवा जो परीक्षा में असफल हो गए, लेकिन अविवाहित थे, वे शहर लौट सकते थे। लेकिन एक बार जब शिक्षित युवा की शादी हो गई, तो शहर वापस जाना बहुत कठिन हो गया। तीसरे भाई, क्या आप भाभी के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं? काओ डाली ने झाओ तियानलेई को डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर जाते देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। फैंग चायांग और झाओ तियानहे वास्तव में काओ डाली का मुंह ढकना चाहते थे। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या योजना बना रहा था? सामान की आखिरी खेप बिकने के बाद वे वापस जा सकते थे। तीसरे भाई द्वारा उपहार खरीदना अपनी भाभी को खुश रखने का एक तरीका था। उनमें से केवल झाओ तियानलेई शादीशुदा थे। बाकी लोग या तो इतने गरीब परिवारों से आते थे कि पत्नी का खर्च वहन नहीं कर सकते थे, या कोई भी महिला उनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। चेहरा धोने के लिए कुछ और कुछ कपड़े, काओ डाली ने कहा, ये याद करते हुए कि कई छोटी भाभीियों ने इन चीजों के बारे में बात की थी। झाओ तियानलेई ने उनकी सलाह ली। उसने पहले फेशियल वॉश खरीदा था। मैं एक लिपस्टिक लूंगा, उसने कहा। सेल्स क्लर्क ने मोटे आदमियों के समूह को देखा। हमारे पास ये सभी लिपस्टिक हैं, चमकदार लाल, गुलाबी लाल, आड़ू लाल। काओ डाली ने अपना सिर खुजलाया। यह सिर्फ लिपस्टिक है, इतने सारे रंग कैसे हैं? आप उन सभी को एक मुंह पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सामान्य अनभिज्ञ आदमी, क्या केवल एक ही रंग नहीं है? इतने सारे क्यों हैं? आपको कौन सा रंग चाहिए? तीसरे भाई, मुझे लगता है कि यह गुलाबी लाल रंग अच्छा लगता है। झाओ तियानलेई ने काओ डाली की बात नहीं सुनी। मुझे यह आड़ू लाल चाहिए, और वह चमकीला लाल। तीसरे भाई, मुझे लगता है कि एक ही काफी है, काओ डाली ने विरोध किया। दो की कोई जरूरत नहीं थी, खासकर जब से एक लिपस्टिक की कीमत 5 युआन थी, जो कि थी बहुत महंगा। 1 किलोग्राम मांस की कीमत केवल 1 युआन और 20 सेंट थी। उसने कपड़े का एक टुकड़ा भी खरीदा और कुल बिल 100 युआन आया। झाओ तियानलेई ने पलक भी नहीं झपकाई, यह मानते हुए कि पैसा कमाने के बाद इसे अपनी पत्नी पर खर्च करने का समय आ गया है। चैप्टर 20, मेल लीड फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए 100 युआन खर्च करता है। दाली को अब यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है। यह 10 युआन नहीं था, यह 100 था। एक कर्मचारी का वेतन केवल 20 से 30 युआन प्रति माह था। थर्ड ब्रदर ने एक कर्मचारी के 3 महीने के वेतन के बराबर खर्च किया। दूसरी तरफ, युन जियाओक्सियाओ को अभी भी नहीं पता था कि मुख्य पुरुष ने महिला सहायक किरदार के लिए 100 युआन खर्च किए थे। उसने जानबूझकर पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाया, कुछ छोटे आड़ू और छोटे अंगूर खरीदे, जल्दी से पैकेजिंग को हटा दिया, उसे नष्ट कर दिया और फिर अपनी टोकरी लेकर वापस चली गई।
भाई, माँ हमें पीछे नहीं छोड़ेगी, है ना? भाई की छोटी टोकरी पहले से ही भरी हुई थी, यहाँ तक कि माँ की टोकरी भी उनसे भर गई, लेकिन माँ अभी तक नहीं लौटी थी। नहीं, वो नहीं लौटेगी, दाबाओ को भी कुछ घबराहट महसूस हुई। क्या होगा यदि वो उन्हें अब और नहीं चाहती? तब वे माँ के बिना होंगे। दाबाओ, मैं अब वापस जा रहा हूँ। दाजू ने पहले से ही जलाऊ लकड़ी का एक बंडल इकट्ठा कर लिया था और उसे खाना पकाने के लिए वापस ले जाने की योजना बना रहा था। वाह वाह! लाउडली क्राइंग वेरी वेरी। माँ, माँ। जब युन जियाओक्सियाओ टोकरी लेकर पहुंची, तो उसने जियोबाओ के रोने की आवाज सुनी और दाबाओ उसे सांत्वना दे रहा था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वो उन्हें केवल त्यागने के लिए पहाड़ों में लाई थी, है ना? यह कुछ ऐसा था जो सहायक महिला पात्र करेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। आंटी, मुझे पहाड़ों में जंगली अंगूर और पीच मिले, क्या आप लोग कुछ चाहेंगे? अंगूर और पीचज। तीनों बच्चे इकट्ठे होकर टोकरी में रखे फलों को देखकर हैरान थे। क्या वे सभी गांव के बड़े भाइयों द्वारा नहीं उठाए गए थे? मैंने उन्हें एक छोटी सी ढलान पर पाया। आओ, कुछ आजमाएं। युन जियाओक्सियाओ ने पहले दाजू को एक गुच्छा दिया, फिर प्रत्येक छोटे बच्चे को एक गुच्छा दिया। इन अंगूरों में बीज हैं, और आप छिलके नहीं खा सकते हैं। यू जियाओक्सियाओ ने दिखाया कि इन्हें कैसे खाया जाता है। माँ, यह वास्तव में मीठा है। तुम्हें कुछ भी खाने दो, लेकिन दाजू अभी भी अपनी बहन के खाने के लिए कुछ वापस ले जाना चाहता था। इसे वापस ले लो। यू जियाओक्सियाओ फिर दोनों युवाओं की ओर मुड़ा और कहा, चलो भी घर वापस चलते हैं। दाबाओ ने चालाकी से टोकरी में रखी सब्जियों को कुछ घास से ढक दिया। चून बांस का खोल और पत्तियां हल्की थीं। युन शियाओक्सियाओ ने अपने छोटे बैग के साथ दाबाओ की मदद नहीं की। चारों लोग अपने अपने घर वापस चले गए। माँ, क्या हम बड़ी बहन दया को कुछ भेज सकते हैं? बड़ी बहन दया, वह कौन थी? जाहिरा तौर पर सिर्फ एक राहगीर। आखिरकार यह पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि मुख्य पुरुष पात्र ने कैसे धन अर्जित किया, कैसे मुख्य महिला पात्र ने पुरुष पात्र को प्रेरित किया और अंततः उसकी बुद्धिमान पत्नी बन गई, कैसे दाबाओ और जियोबाओ इतने चतुर थे, और कैसे पुरुष और महिला नायक की बेटी समूह की प्रिय बन गई। आप एक गुच्छा ले सकते हैं, लेकिन सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि कोई भी आपको न देखे। ठीक है। दाबाओ ने एक बड़ा गुच्छा उठाया और फिर जियो बाओ के साथ बाहर चले गए। वे सीधे पुराने घर की ओर चले गए। कैप्टन झाओ के 3 बेटों में से केवल लाओसन परिवार को विभाजित करने के बाद बाहर चले गए थे। बड़ी बहन दया और एरिया बर्तन धो रही थी, और जब वे मुड़ी, तो उन्होंने दाबाओ और जियो बाओ को देखा। उन्होंने यह भी देखा कि दाबाओ और जियो बाओ ने नए कपड़े पहने हुए थे। वे जानते थे कि दाशू ने दाबाओ के कपड़े ले लिए हैं और छोटी चाची ने उसे पकड़ लिया है। दूसरी चाची ने इस पर छोटी चाची से लड़ाई भी की। यह आपके लिए है, हम अब वापस जा रहे हैं। दाबाओ ने बड़ी बहन दया की जेब में अंगूर का एक गुच्छा भर दिया, फिर जियो बाओ को खींच लिया और घर की ओर चल दिए। हलचल इतनी तेज थी कि बड़ी बहन दया को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। दीदी, दाबाओ ने तुम्हें क्या दिया?